नमस्कार। मैं योगेश व्यास आपके सामने एक बार पुनः आनुवंशिकी का जो अगला पार्ट था उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम मेंडल के द्वारा जो आनुवंशिकता के जो नियम दिए गए थे उन नियमों का अध्ययन करेंगे, जिसको मेंडल के वंशागति के नियम कहा जाता है। मेंडल ने 3 प्रकार के वंशागति के नियम प्रस्तुत किए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादित किया था और इसका इन्होंने बखूबी सांख्यिकी विश्लेषण करके इन नियमों को समझाया था। तो आइए सबसे पहले हम पहला नियम लेते हैं, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण का मतलब हमने आगे आनुवंशिक शब्दावली पढ़ी थी, जिसमें एक संकर संकरण का तात्पर्य एक लक्षणों के आपसी संकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम एक संकर संकरण कहते हैं। यानी कि एक ही लक्षण को आपस में क्रॉस करवाया जाता है, वो एक संकर संकरण कहलाता है। ये जो नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक ही लक्षण के लिए, एक ही लक्षण का मतलब कोई भी एक लक्षण हो सकता है, मेंडल ने उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए थे, तो उद्यान मटर पर जो प्रयोग किए गए थे उस उद्यान मटर का कोई भी एक लक्षण, उन्होंने 7 लक्षणों पर अपना कार्य शोध किया था, 7 वर्षों तक उन्होंने परीक्षण कार्य किया था। उसमें से किसी एक लक्षण के विपर्यासी समयुग्मजी, विपर्यासी का मतलब विपरीत, समयुग्मजी का मतलब समान युग्मक, विपरीत में समान युग्मकों के पादपों में उन्होंने संकरण करवाया। संकरण करवाने पर एक लक्षण है वो अपने आप को अगली पीढ़ी में अभिव्यक्त कर पाता है, F1 पीढ़ी जिसको कहते हैं, उसमें अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह कि ऐसा लक्षण जो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है वह प्रभावी लक्षण होता है। यानी कि अगली पीढ़ी के अंदर उसके जीन प्रभावी रहते हैं और जो अप्रभावी रहते हैं वो F1 पीढ़ी के बाद जो F2 पीढ़ी आती है उसमें अपना प्रभाव प्रस्तुत कर सकते हैं। ये था इनका प्रभाविता का नियम। इस नियम को उन्होंने उदाहरण के द्वारा समझाया था। ज़रा यहाँ उदाहरण देखते हैं, क्या उदाहरण था। यहाँ पे कहा गया है कि एक ही लक्षण के विपर्यासी समयुग्मजी पादप, इन्होंने एक ही लक्षण की स्थिति को हम निरूपित करते हैं। एक ही लक्षण में मेंडल ने उद्यान मटर पर अपना कार्य किया था। उद्यान मटर पर कार्य किया था। उस उद्यान मटर में इन्होंने लक्षण लिया था, वो लक्षण लिया था ऊंचाई का। इन ऊंचाई के लक्षण को लेकर उन्होंने प्रभाविता के नियम को प्रतिपादित किया था। ऊंचाई का लक्षण क्या लिया था? ऊंचाई के लक्षण में उन्होंने विपर्यासी समयुग्मजी में शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, दोनों ही ऊंचाई के लक्षण हैं। ऊंचाई में विपरीत लक्षण है, एक कुछ पौधे थे वो लंबे थे, कुछ पौधे थे वो बोने थे। अब शुद्ध लंबे बोनों को उन्होंने युग्मक के रूप में कैपिटल टी से प्रस्तुत किया और शुद्ध बोनों को उन्होंने स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। इसका एक युग्मक टी बाहर निकाल दिया हमने, इसका एक युग्मक टी बाहर निकाल दिया हमने। जब इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया गया, यानी कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों के मध्य में क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस करवाने पर दोनों ही युग्मकों का आपसी क्रॉस होगा और टी नामक युग्मक पहली पीढ़ी के अंदर प्राप्त होंगे। हमने आनुवंशिक शब्दावली में F1 पीढ़ी का भाग पढ़ा है, यानी कि जनक पीढ़ी से प्राप्त ऐसी पहली पीढ़ी जो जनक पीढ़ी से ही प्राप्त होती है। यानी कि जनक पीढ़ी से जिस पहली पीढ़ी का उत्पादन होता है वो F1 पीढ़ी कहलाती है। और यहाँ पर F1 पीढ़ी जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों के मध्य क्रॉस यानी कि संकरण करवाया जाता है, यानी कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के मध्य जब संकरण की प्रक्रिया होती है, तब F1 पीढ़ी के अंदर जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वह पौधे विषम युग्मजी लंबे होते हैं। लंबे यहाँ पर जो लंबा है वो लंबेपन के गुण को प्रभावी रख रहा है। यानी कि
लंबे और बौने दोनों पौधों का क्रॉस हुआ है, लेकिन लंबेपन के जो गुण था उसने अपनी पहली पीढ़ी के अंदर अपने आप को प्रस्तुत किया, इसलिए लंबेपन का गुण था वह प्रभावी था और बौनेपन का जो गुण था वह अप्रभावी रूप में प्रस्तुत हुआ। लंबापन प्रभावी रहा और बौनापन है वो अप्रभावी रहा। यानी कि यहाँ पर विषम युग्मजी का मतलब है दोनों ही युग्मक अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर लंबेपन का गुण ज़्यादा मात्रा में प्रभावी था और इसलिए इसको प्रभावी लक्षण कहेंगे, और बौनेपन का जो प्रभाव है वो अभिव्यक्त नहीं हो पाया, इसलिए इसको अप्रभावी लक्षण के रूप में रखा जाएगा। ये था प्रभाविता का नियम। इस नियम के आधार पर मेंडल ने ये पहला नियम दिया था। तो हम इस नियम का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग है? तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतान में प्रदर्शित होते हैं। जो प्रदर्शित होते हैं वो प्रभावी हैं, जो प्रदर्शित नहीं होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो प्रदर्शित नहीं हुए हैं वो प्रदर्शित होंगे ही नहीं। यानी कि उन्होंने उस पीढ़ी के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त नहीं किया है, लेकिन अगली पीढ़ी के अंदर, यानी कि जनक पीढ़ी से जो संतानें हुई है उनकी जब संतानें होगी तो उस पीढ़ी के अंदर हो सकता है वो लक्षण अभिव्यक्त कर जाए और वो लक्षण है हमको दिख जाए। तो ये था पहला नियम, प्रभाविता का नियम। अब दूसरा नियम है वो है मेंडल का युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसको हम पृथक्करण का नियम भी कह सकते हैं। इस नियम में क्या है? पहले नियम में तो प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति और अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसके बारे में बताया गया था। दूसरी स्थिति के अंदर दूसरे नियम में यह बताया गया था कि जब इस नियम में जब हम F1 पीढ़ी का क्रॉस, यानी कि जो F1 पीढ़ी प्रभाविता के नियम के अनुसार हमको विषम युग्मजी लंबों के रूप में प्राप्त हुई है, उसका क्रॉस उसी विषम युग्मजी युग्मकों से करवाया जाता है। यानी कि उसी F1 पीढ़ी में जो प्राप्त युग्मक हैं उनका क्रॉस उसी के युग्मक यानी नर और मादा के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग होकर पूर्ण रूप से अपने अपने युग्मकों में यानी कि अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसको पृथक्करण यानी कि अलग अलग होकर अलग अलग अपने अपने युग्मकों को प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे लंबेपन की यानी कि ऊंचाई का गुण लेकर मेंडल ने अपनी स्थितियों को निरूपित करना बताया था। ऊंचाई में उन्होंने लंबे और बौनेपन के गुण को लिया था। टी स्मॉल टी, इसका एक युग्मक निकाला बाहर, इसका एक युग्मक निकाला बाहर, दोनों का क्रॉस हुआ टी। ये जितने भी थे इसको हम संकर लंबे या विषम युग्मजी लंबे कह सकते हैं। ये आपके कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। यानी कि यहाँ तक तो ये प्रभाविता का नियम को प्रस्तुत करा, यानी कि प्रभाविता का नियम कि अपने आप को जिस लक्षण ने प्रभावित किया वो प्रभाविता का नियम। यहाँ से इस नियम के अंतर्गत जब F1 पीढ़ी के युग्मकों का क्रॉस अपने ही युग्मकों के साथ, यानी कि ये जो टी है ये टी और टी नर युग्मक है, यानी कि इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ये टी नर युग्मक, और ये टी जो है इसको बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा आपके मादा युग्मक। जब इन दोनों का आपसी क्रॉस होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का, तो चेकर बोर्ड की सहायता से ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, चिन्ह का उपयोग कर देते हैं। जो प्लस का चिन्ह है और जिस पे तीर बना हुआ है, इन दोनों के लिए अलग अलग निशान है। जो तीर है इसको बोलते हैं नर, और जो प्लस नीचे किया हुआ है इसको बोलते हैं मादा। ध्यान रहे, चेकर बोर्ड की सहायता से जब हम अपनी F2 पीढ़ी को प्रदर्शित करेंगे तब हमको इन निशानों को लगाना है। यानी कि ये मादा युग्मक हैं, ये नर युग्मक हैं, ये इन दोनों का आपसी क्रॉस, यानी ऊपर वाले जो मादा युग्मक है, नीचे वाले नर युग्मक है, इनका आपसी क्रॉस। तो जो टी और ये टी, इन दोनों का जब क्रॉस होगा डबल टी, इस टी और इस टी का क्रॉस होगा तो टी और टी, इस टी का क्रॉस होगा टी और टी, और इस टी का क्रॉस होगा तो
दोनों स्मॉल टी। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब F1 पीढ़ी के अंतर्गत जब इस F1 पीढ़ी में प्रभाविता का नियम F1 पीढ़ी पर आकर खत्म हो जाता है, उसके बाद उन्हीं युग्मकों के नर और मादा के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। तो क्रॉस करवाने की स्थिति के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जब हमने नर और मादा युग्मकों के मध्य क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी का कैपिटल टी से क्रॉस हुआ तो डबल कैपिटल टी, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस हुआ तो स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी का स्मॉल टी से क्रॉस हुआ तो सॉरी स्मॉल टी का कैपिटल टी से क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी का स्मॉल टी से क्रॉस हुआ तो दोनों तरफ स्मॉल टी। इसी के आधार पर देखें तो जो पौधे हमको F2 पीढ़ी यानी कि ये आपके F2 पीढ़ी यानी कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाए थे वो लक्षण दूसरी पीढ़ी के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त देख सकते हैं। इसी प्रकार शुद्ध लंबे टी एक युग्मक में है, टी विषम युग्मीय लंबे संकर लंबे दूसरे युग्मक में है और स्मॉल टी शुद्ध बोने तीसरे भाग के अंतर्गत है। अब इसमें बात आती है, वो आती है आपके लक्षण प्ररूप की। लक्षण प्ररूप क्या, तो हमने उस शब्दावली के अंदर लक्षण प्ररूप के बारे में पढ़ा था। लक्षण प्ररूप में जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, लक्षणों की अभिव्यक्ति बाहर दिखाई देती है, वो लक्षण प्ररूप होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लंबेपन का गुण देख सकते हैं, तो लंबेपन के 3 प्रकार के पौधे यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, एक शुद्ध लंबे और एक विषम युग्मज लंबे। यहाँ चेकर बोर्ड में हम देख सकते हैं तो लंबेपन का गुण प्रभावी हो रहा है, तो ये एक लंबेपन का गुण एक इसमें प्रभावी हो रहा है, एक इसमें प्रभावी हो रहा है और एक इसमें प्रभावी हो रहा है। तो जो लक्षण प्ररूप अनुपात हो जाएगा वो लक्षण प्ररूप अनुपात हो जाएगा 3 लंबे और 1 बोना। ये लक्षणों के आधार पर यानी कि लक्षणों के आधार पर जो अनुपात बनेगा तो 3 पौधे F2 पीढ़ी के अंदर ऐसे होंगे जो लंबे होंगे, एक पौधा ऐसा होगा जो बोना होगा। दूसरा अनुपात है वह है जीन प्ररूप अनुपात। इसमें जीनों की स्थिति के आधार पे, तो जीनों की स्थिति के आधार पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीनों की स्थिति के आधार पे कि यहाँ पर कैपिटल टी दोनों युग्मक एक समान हैं, जो कैपिटल टी यानी पूर्ण रूप से लंबे को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो लंबेपन का पूरा एक शुद्ध लंबा कह सकते हैं, तो ये है आपके एक पौधा F2 पीढ़ी के अंदर। अनुपात 2 पौधे ऐसे हैं जिसके अंदर विषम युग्मज साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि टी स्मॉल भी है कैपिटल भी है, स्मॉल भी है कैपिटल भी है, दोनों अलग अलग रूप से जुड़े हुए हैं। 2 पौधे ऐसे हैं जो हम अशुद्ध लंबे कह सकते हैं। और तीसरा है वो है आपके पूरा शुद्ध स्मॉल टी के रूप में है, यानी कि ये बौनेपन का गुण को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इसके अंदर जो जीन है वो पूर्ण रूप से बौनेपन के है, तो ये आपके हो जाएगा शुद्ध बोना। तो जीन प्ररूप अनुपात है वो आपके हो जाएगा 1:2:1। लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 के रूप में हो जाएगा। ये आपके युग्मकों की शुद्धता का नियम है। यानी कि ध्यान रहे प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है इस नियम के अंतर्गत, यानी कि प्रत्येक लक्षण के लिए कोई न कोई युग्म विकल्पी होगा। तो यहाँ पर आपको F2 पीढ़ी के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी तीनों प्रकार के युग्मक देखने को मिल रहे हैं जो अपने आप को अगली पीढ़ी के अंदर अभिव्यक्त कर सकते हैं। यह था पेंडल का दूसरा नियम, जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कह सकते हैं। यह नियम भी एक संकर संकरण प्रणाली पर आधारित है और इसी के आधार पर यह नियम पूर्ण होता है। अगला नियम हम लेंगे वो है तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लेंगे। मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले जो 2 नियम दिए थे वो दिए थे प्रभाविता और पृथक्करण का नियम, वो उन्होंने एक संकर संकरण पर आधारित थे। ये द्विसंकर संकरण पर, द्विसंकर हमने आगे आनुवंशिक शब्दावली के अंदर द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। ये द्विसंकर संकरण यानी कि 2 लक्षणों के आपसी क्रियान्वयन, आपसी संकरण के आधार पर निकाले गए परिणाम थे। मेंडल के नियमों की विशेषता थी कि उन्होंने उन नियमों का सबका सांख्यिकीय विश्लेषण किया। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या था कि इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादप
दो या दो से अधिक विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब यहाँ पर विपर्यासी का तात्पर्य है विपरीत लक्षण। कितने लक्षण? दो लक्षण। दो लक्षण या दो से अधिक विपरीत लक्षणों युक्त जो पादप थे, उन पादपों के मध्य में क्रॉस करवाया गया, तब एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि एक लक्षण और जो उसके साथ में जुड़ा हुआ दूसरा लक्षण है, दोनों ही स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। इस नियम को उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा। कहने का तात्पर्य यह कि दो लक्षण आपस में क्रॉस भले ही कर रहे हैं, लेकिन एक लक्षण की दूसरे लक्षण की वंशागति पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने चेकर बोर्ड की सहायता से जो बताया था कि इन्होंने जब द्विसंकर संकरण की प्रक्रिया इस नियम के अंतर्गत की, वह नियम के अंतर्गत की, तो उन्होंने दो लक्षण दोनों तरफ से द्विसंकर संकरण के अंतर्गत पीले गोल, हरे और झुर्रीदार दो लक्षण लिए थे। पहला लक्षण लिया था पीलेपन का, रंग का लिया था, और दूसरा लक्षण लिया था उसकी बीज की स्थिति का। दूसरे में भी वो की वो स्थिति है, पीला बीज लिया, एक हरा बीज लिया, एक गोल बीज लिया, एक झुर्रीदार बीज लिया, दोनों को आपस में संयोजित रखा। तो पहली स्थिति में देख सकते हैं पीले और गोल। पीले और गोल जब हरे और झुर्रीदार के साथ में क्रॉस हो रहे हैं, तो यहाँ पर पीला और हरा एक दूसरे के साथ अपनी अभिव्यक्ति करेगा, और गोल और झुर्रीदार अपने साथ में एक दूसरे की अभिव्यक्ति करेगा। न कि यह जो पीलापन है वो झुर्रीदार पर अपना कार्य करेगा, या गोल है वो हरे रंग पर अपना कार्य करेगा। यानी कि दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से व्यवहार करेंगे, वह है आपके स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यहाँ देख सकते हैं द्विसंकर संकरण पर इन्होंने पीले और गोल बीज, कैपिटल वाई को पीलेपन से, कैपिटल आर को गोल, उसके बीज की स्थिति के आधार पर गोल, स्मॉल वाई हरे के लिए, स्मॉल आर हरी झुर्रीदार के लिए, इन दोनों का जब आपसी क्रॉस करवाया तो इन दोनों के युग्मक हैं वो कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, दोनों का युग्मक को आपस में क्रॉस कराया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिलकर F1 पीढ़ी का निर्माण हुआ। और इस F1 पीढ़ी के अंदर जितने भी पौधे प्राप्त हुए वो सभी पीले और गोल थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल वाई है वो पीलेपन के लिए, और कैपिटल आर है, कैपिटल वाई पीलेपन के लिए, कैपिटल आर है वो गोलपन के लिए। विशेष रूप से कहें तो प्रभावित लक्षण थे जो F1 पीढ़ी के अंदर प्रस्तुत हुए। F1 पीढ़ी के अंदर अपने आप का प्रभाव व्यक्त किया विषम युग्मज थे, और इसी F1 पीढ़ी का जब पुनः स्वपरागण करवाया गया, यानी कि इन्हीं युग्मकों का अपने ही युग्मकों के साथ में क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस करवाने की स्थिति के आधार पर 16 प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक का मैंने विस्तारित रूप कर दिया है। इनमें से ही 4 युग्मक बाहर निकले हैं जिनका आपसी क्रॉस करवाया गया। कैपिटल इस वाई का वाई से, वाई का वाई से, वाई का वाई से, और इससे स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल आर सबका अलग अलग रूप से जब क्रॉस करवाया गया तब 16 प्रकार के युग्मक हैं वो प्राप्त हुए। इन सभी में पहले देख सकते हैं आप कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, यानी कि ये प्रभावी लक्षणों में पीले और गोल का ही रहेगा। यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों हैं, तो यहाँ पर पीले और गोलपन का प्रभावी स्वरूप रहेगा। यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों हैं, यहाँ पीले और गोलपन का प्रभावी लक्षण रहेगा। जहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर की स्थिति है वहाँ पर जो प्रक्रिया है वो पीले और गोल की विशेष रूप से रहेगी। जहाँ पर प्रभावी लक्षण ज्यादा मात्रा में प्रभावी हो रहा है, उस स्थिति के आधार पर ये जितना भी स्वरूप है वह स्वरूप अलग अलग रूपों के अंदर प्रभावी रहता है। इन्हीं चारों युग्मकों के साथ में क्रॉस करवाया गया तब ये 16 प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए, जिसका जो लक्षण प्ररूप अनुपात था, लक्षण प्ररूप अनुपात के आधार पर हम देखें तो कुछ जो थे वो पीले और गोल थे, अनुपात कुछ थे वो हरे और गोल थे, अनुपात कुछ थे वो हरे पीले और कुछ थे वो पीले और झुर्रीदार थे, और कुछ थे वो हरे और झुर्रीदार थे। और इसी के आधार पर लक्षण प्ररूप अनुपात था 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। देख सकते हैं पीले और गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि पीले गोल 9 प्रकार के पौधे लक्षणों के आधार पर प्रस्तुत थे। हरे और गोल, तो हरे और गोल आप 1
2 और 3 ये हरे और गोल थे। पीले और झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2 और पीला झुर्रीदार 3, ये 3 प्रकार के पौधे पीले और झुर्रीदार थे। और हरे और झुर्रीदार जो थे वो एक प्रकार का पौधा था लास्ट वाला। तो इसी के आधार पर यह लक्षण प्ररूप अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के रूप में मौजूद रहता है। इसी प्रकार जीन प्ररूप अनुपात भी होता है, जो अलग अलग स्वरूपों के अंदर हम वाई वाई आर आर इस स्थिति को हम निकाल सकते हैं। उसी के आधार पर यह लक्षण, ये जो जीन प्ररूप अनुपात है तो आप उसमें देख सकते हैं वाई वाई आर आर ये जितने भी हमने इस युग्मकों का जब स्वपरागण कराया, जितने भी हमको युग्मक प्राप्त हुए, इन्हीं के आधार पर जीनों की स्थितियों के आधार पे जो मैंने ऊपर लिखे हैं सबके आधार पर यहाँ पौधों की संख्या लिखी गई है। वाई वाई आर आर एक पौधा है, वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर 2 पौधे हैं। ऐसे करते हुए ये सभी पौधे 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात के 1 अनुपात के रूप में यहाँ जीन को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह जीन प्ररूप अनुपात होगा। तो यहाँ पर 2 3 5 4 9 10 12 13 14 15 और 16 पौधे, टोटल 16 पौधे हैं। और इसी आधार पर जीन प्ररूप अनुपात 16 पौधों के रूप में रहता है। तो मेंडल ने इन जो 3 नियम दिए थे, इन तीनों नियमों के आधार पर हमारे इस दैनिक जीवन के अंतर्गत भी मेंडल के इन्हीं 3 नियमों के आधार पर हम इस पूरे वंशागति नियम को समझते हैं। और मेंडल के नियम हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। क्या क्या महत्व है इनका, तो देख सकते हैं आप। सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक घातक जीन्स अप्रभावी होने के कारण प्रभावित जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। यानी कि हम देखते हैं कि हमारे परिवार के अंदर कोई भी जब जनक पीढ़ी से संतान उत्पन्न होती है तो उसके अंदर कई ऐसे लक्षण होते हैं जो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। ये अभिव्यक्त लक्षण प्रभावी लक्षणों के तौर पर होते हैं। तो ऐसे घातक जीनों को जो प्रभाविता को उत्पन्न करके विनाशकारी परिणाम प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसे जीनों की उपस्थिति को इस अप्रभाविता के आधार पर प्रभावी जीनों की उपस्थिति में नगण्य बनाया जा सकता है। मेंडल के पृथक्करण के नियम के आधार पर जीन जो संकल्पना है, जीनों की स्थितियां हैं, वो स्पष्ट की जा सकती हैं। मेंडल के आधार पर विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, इस आनुवंशिकीय नियमों के आधार पर कर सकते हैं। संकर उत्पत्ति के नए नियमों के और नए लक्षणों के बारे में इससे हम पता लगा सकते हैं। और ऐसे लक्षणों को हम हटा सकते हैं जो अनुपयोगी हो, और उपयोगी लक्षणों को आसानी से किसी अन्य पीढ़ी के अंदर प्रस्तुत कर देता है। वर्तमान में सस्य विज्ञान के अंतर्गत यह उपयोग है ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। ऐसे बीजों का चुनाव किया जा रहा है जो बीज अच्छे, उत्तम और स्वस्थ उत्पादन देने वाले हो। ऐसे बीजों को इस मेंडल के नियमों के आधार पर ही तैयार किया जा रहा है। मेंडल के नियमों के आधार पर ऐसे बीजों को भी तैयार किया जा रहा है जिसमें रोग प्रतिरोधक और अधिक उत्पादन देने वाली जो क्षमता हो, ऐसे बीज भी तैयार है। वो आपसी प्रक्रियाओं के तहत किए जाते हैं। उसी के आधार पर यह जो मानव जाति के सुधार के लिए जो है विज्ञान की शाखा सूझबूझ की, वो भी मेंडल के नियमों पर ही आधारित होती है। और मेंडल के नियमों के आधार पर ही यह पूरी जो विज्ञान है वो चलती है, जिसके आधार पर मानव जाति के अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं और मानव जाति के अंदर सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद। तीसरा पार्ट आपके समाप्त है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे वीडियो के साथ हमारे वीडियो के साथ जुड़ते चले जाएंगे। धन्यवाद।